जय हिंद दोस्तों। जो हम भारतीय संविधान की बात कर रहे थे और भारतीय संविधान की उस चर्चा में हमने क्या किया था, हमने कर लिया था कि संविधान के विकास की बात कर रहे थे और संविधान के विकास या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे थे। तो उसमें से हमने क्या कर लिया था, अगर मैं विकास की बात करूं संविधान के, तो संविधान के विकास में हमने दो भागों में बांटा था संविधान के विकास को, या उसी को हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कह सकते हैं। उसको हमने दो तरह से काटा, एक ताज का था और दूसरा कंपनी का था। तो जो कंपनी का था वो हमने पिछली क्लास में कवर कर ली है और आज हमारा जो है वो ताज का शासन। किसका शासन? तो ताज का शासन की बात करने वाले, या इसी को हम क्राउन बोलते हैं क्योंकि वहां की संसद का नाम क्या है? क्राउन। तो ताज का शासन या तो फिर क्राउन का शासन कह सकते हैं। अब हमने क्राउन के शासन में देखा कि ये शासन जो है वो 1858 से लेके 1947 तक रहा। किसका? क्राउन का शासन। क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक रहा और क्राउन क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि कंपनी से नियंत्रण छूटता है और जो है क्राउन के पास चला जाता है, यहाँ तक कि कंपनी को खत्म या समाप्त भी कर दिया जाता है। तो एक विद्रोह होता है और वो विद्रोह कौन सा था? वो विद्रोह था 1757 का विद्रोह। और उस विद्रोह ने इतनी बड़ी इतना बड़ा परिवर्तन लाया कि अब जो है ब्रिटिश जो संसद थी, क्राउन था, अब वो क्राउन जो है स्वतंत्र रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन करने लगा। इस प्रकार से इसी ताज शासन में पहला जो अधिनियम आया वो था 1858 का भारत शासन अधिनियम, या इसी को हम भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं। तो पहला आया भारत शासन अधिनियम 1858 में आता है, यानी विद्रोह के बाद आता है। यह जो हमारा है तो इसमें लिख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद इस अधिनियम का आगमन भारत यानी ब्रिटिश भारत में हुआ और जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। तो अभी तक जो प्रशासन का था, जो गवर्नर के क्षेत्र हुआ था करते थे और जो हमारा राजस्व वसूली हुआ करती थी वो किसके पास हुआ करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। गवर्नर के क्षेत्र हुआ करते थे। जब इसको समाप्त कर दिया गया, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया तो इस पर जो गवर्नर क्षेत्र थे, गवर्नर क्षेत्रों तथा राजस्व मामले जो भी थे सभी ये किसके पास चले गए? तो अब जो है ब्रिटिश संसद, या फिर इसी को हम संसद को क्राउन या ताज कहते हैं। अब जो गवर्नर क्षेत्रों तथा राजस्व मामले थे, अब उन पर आधिपत्य कौन कर लिया? उन पर ब्रिटिश क्राउन जो है अब नियंत्रण कर लिया, नियंत्रण प्राप्त कर लिया। लेकिन जब ब्रिटिश क्राउन इस पर नियंत्रण प्राप्त करता है तो वो कहता है कि हम यहाँ से डायरेक्टली तरीके से जो है प्रत्यक्ष रूप से तो कर लेंगे। अब जो है प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि अब प्रत्यक्ष रूप से किसका आगमन आ गया? ब्रिटिश क्राउन का आ गया। उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से देखें और भारत पर भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने इस गवर्नर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
तो वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म किया गया, वहां का जो पद था गवर्नर जनरल का पद था वो भी खत्म कर दिया गया, और अब यहाँ पर एक वायसराय की नियुक्ति की गई, जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधिपत्य में रहेगा या उत्तरदायी रहेगा। इस प्रकार से बाद में फिर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको खत्म किया गया, फिर धीरे धीरे करके प्रोसेस होता रहा। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ब्रिटिश क्राउन के या ताजों के नियंत्रण में राजशाही के हाथों में चला जाता है। इसके बाद अगर मैं दूसरे शब्दों में कह दूं तो जो भारत का शासन है, जो भारत का शासन है, भारत का जो शासन है, दूसरे शब्दों में वो सीधा सीधा कह सकते हैं कि अब विक्टोरिया के हाथों में चला गया। किसके? इस समय यहाँ की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसके हाथों में चला गया। इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रण बोर्ड कहा जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और क्या था एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो द्वैध शासन था इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्योंकि दो थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी ये जो है व्यापार को संभालता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक या प्रशासनिक रूप से संभालता था। तो जब इसको समाप्त किया गया तो यही यही तो थी जो सबसे पहले हमारा द्वैध शासन की शुरुआत करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर द्वैध शासन की समाप्ति होती है। द्वैध शासन की समाप्ति होती है कब? 1858 भारत शासन अधिनियम, या इसी को भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है, जो हमारा 57 के विद्रोह के पश्चात आया। इसके बाद जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको समाप्त किया गया, यहाँ से द्वैध शासन की समाप्ति होती है और एक नए पद वायसराय वायसराय पद की क्या होती है? वायसराय का जो पद है वो सृजित होता है, यानी भारत में अब वायसराय का पद सृजित हो गया। वायसराय जो होगा वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होगा। अब ये स्वतंत्र नहीं है, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र थी, उसका खुद का गवर्नर जनरल होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को स्वतंत्र किए थी भारत में। लेकिन अब कह दिया कि नहीं, वायसराय होगा, जो गवर्नर जनरल के पद पर आया, और इस तरह से उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होगा वो पद इन्होंने सृजित किया। अब जो है उसके बाद एक और पद सृजित होता है, और उस पद का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि भारत के लिए भारत का एक राज्य सचिव नियुक्त किया, राज्य सचिव नियुक्त किया। अगर मैं पहले वायसराय की बात करूं तो अब यहाँ से इसके वायसराय के पहले तो गवर्नर जनरल था, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अगर मैं ये कहूं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय, समझिएगा मेरी बात, कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब भारत का जो राज्य सचिव था उसको बनाया गया, और ये कहा गया कि जो भारत पर एक पद राज्य सचिव का होगा, उस राज्य सचिव की नियुक्ति कैसे होगी? तो कहा गया कि वो ब्रिटिश क्राउन का सदस्य होना चाहिए, ब्रिटिश संसद, संसद का मतलब वही क्राउन या ताज, तो ब्रिटिश संसद का वो सदस्य होना चाहिए, ब्रिटिश संसद का सदस्य होना चाहिए। जो भारत का राज्य सचिव वही बनेगा जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हो। तो कहा गया ठीक है, और यह है ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद से अगर आप कैबिनेट का सदस्य लिख लें तो और बेहतर होगा, संसद से आप क्या कर लें? कैबिनेट। यानी ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, और ये कहा गया कि वह जो है ब्रिटेन संसद के प्रति क्या होगा?
ब्रिटेन संसद के प्रति या ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। उत्तरदायी होगा और इसको संपूर्ण शक्ति यानी कि भारत में प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण शक्ति निहित थी। यानी कि इस भारत के राज्य सचिव पद में इतनी शक्ति थी कि वो भारत के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए उसके पास संपूर्ण शक्ति निहित थी। अब जब ब्रिटेन संसद के प्रति ये उत्तरदायी था और वो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री था और भारत में प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण शक्ति उसमें निहित थी। इसके बाद कहा गया कि ये जो भारत का राज्य सचिव है इतना बड़ा क्षेत्र संभालेगा तो इसे प्रॉब्लम होगी। ऐसा करते हैं कि इसके लिए यानी इसकी सहायता के लिए किसकी राज्य सचिव के सहायता के लिए उन्होंने 15 सदस्यीय परिषद यानी काउंसिल का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि ये जो 15 सदस्यीय परिषद होगी वो हमारे भारत के राज्य सचिव को क्या करेगी सहायता देगी। और ये कैसी सहायता देगी तो इसकी ये सलाहकार समिति थी और इसके अध्यक्ष कौन होंगे इसके अध्यक्ष जो थे वही भारत का राज्य सचिव होगा। राज्य सचिव होगा और ये कैसी सहायता देंगे तो सलाहकारी समिति। तो ये कैसी परिषद थी सलाहकारी परिषद थी। किसके लिए भारत के राज्य सचिव के लिए ये 15 लोग काम करेंगे और सलाह देंगे और सहायता करेंगे भारत के राज्य सचिव। और उसको क्या काम दिया गया भारत के प्रशासन के नियंत्रण को लेकर के कहा गया। ये किसकी बात कर रहा था ये जो है ताज शासन में जो 1858 का शासन था यानी भारत शासन अधिनियम उसके तहत ये सारी चीजें प्रावधान की गई। अगर मैं इसकी मुख्य बात करूं अगर इसके मैं मुख्य उद्देश्य की बात करता हूं किसके मुख्य उद्देश्य की बात करता हूं मुख्य उद्देश्य की बात करूं किसके 1858 के भारत शासन अधिनियम की तो ब्रिटिश कह रहा था कि हमारा जो है मतलब सिर्फ प्रशासन को सुधारना है। किसको सुधारना और पूरी तरह से ब्रिटिशों का नियंत्रण हो जाए। क्या हो जाए नियंत्रण हो जाए। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रशासन को सुधारना था उनको और पूरी तरह से ब्रिटिश का और उनका पूरी तरह से ब्रिटिशों का जो है ये भारत जो है ब्रिटिश भारत में क्योंकि ब्रिटिशों के था तो ब्रिटिश भारत या भारत कह सकते हैं तो भारत को नियंत्रित कर सके ऐसा उनका उद्देश्य था। लेकिन अगर इन्होंने प्रशासन को सुधारने की भी बात कही लेकिन मैं कहता हूं कि अगर प्रशासन को सुधारना था तो कोई विशेष जो है परिवर्तन ही नहीं की। उन्होंने शासन में कोई बिना विशेष परिवर्तन के ही वैसे ही कि जैसे पहले चल रहा था वैसा ही चल रहा था बस कुछ जो है उन्होंने चेंजेस लाए थे लेकिन विशेष परिवर्तन भी नहीं किए। तो उनका जो प्रशासन को सुधारना उनका मुख्य उद्देश्य था और मुझे लगता है इसके अलावा ये था कि पूरी तरह से हम लोग कंट्रोल कर पाए भारत को नियंत्रण कर पाए। ये उनका मुख्य उद्देश्य था 1858 भारत शासन अधिनियम लाने का। अब ये भारत शासन अधिनियम 1858 खत्म होता है और
इसके बाद आप पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, अगर नहीं लिख मिटाते हैं। इसके बाद जब 1858 के बाद 1800 भारत परिषद अधिनियम 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है, उसमें और संशोधन, क्योंकि ब्रिटिशों को लगा था कि अब जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो थोड़ी मायने में नहीं होता, बहुत व्यापक रोल का, उसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं और उसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वो थोड़ी मात्रा में नहीं था, खूब, भले ही वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, लेकिन वो काफी प्रभावित किया ब्रिटिशों को। तो उनका ये था कि यार अगर हमें भारत पर ही हमें शासन करना है, भारत पर सरकार चलानी है, तो हमें भारतीयों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। ये उनको 57 में आभास हो गया था। तो वही आया 1800 जो 61 था, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उसके अंतर्गत जैसे कानून बनाया जाए कि जो भी कानून बनाया जाए उस पर अब भारतीय भी हों, और जो वायसराय है अब उन भारतीयों को भले ही गैर सरकारियों तरफ से उनको क्या किया, मनोनीत किया। और फिर जब हम देखते हैं तो उसके बाद 62 में जो है कैनिन ने 3 भारतीयों को शामिल किया, जिनमें से बनारस के राजा थे और पटियाला के महाराज थे, और एक नाम था सर दिनकर राव, उनको शामिल किया गया। तो इस प्रकार से सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ तक मैंने जो शुरुआती बात की 57 के विद्रोह से उनको लगा कि कोई भारतीय जरूरत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिशों को भारत में शासन करने के लिए भारतवासियों का सहयोग चाहिए, और उसी सहयोग से उन्होंने 1861, 1892 और 1909 के जो अधिनियम पारित किए, उन्होंने सहयोग की भावना से ही की कि भारतीयों का सहयोग आता रहे और हम शासन करते रहे। यानी कि भाई 1817 में विद्रोह कर दिए, एकदम क्यों कर दिए, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी थी, उन्होंने भारतीयों को नहीं रख रहे थे। तो वही तो आया कि जब उन्होंने 58 में लाए, लेकिन 58 के बाद 61, 92, 1892 और 1919, ये इसीलिए किए गए थे कि भारतीयों को रखा जाए, ताकि विद्रोह ऐसी जो अशांति है वो ना फैले। और फिर इसमें कहा गया कि यार ऐसा है कि कानून बनाओ, कानून बनाए, लेकिन अब उस पर भारतीय भी हो, ऐसा कानून बनाओ कि जिस पर वो अब जो है भारतीय भी रहे। और इसी में जो वायसराय थे, सराय ने विस्तारित परिषद में विस्तारित परिषद में गैर सरकारी गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया। किन्हें? भारतीयों को। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, जिनमें से पहले बनारस के राजा, नंबर 2 पटियाला के महाराज, तथा तीसरे व्यक्ति थे सर दिनकर राव। को सर दिनकर राव, ये 3 व्यक्ति रहे। और इन्हीं को लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, विधान परिषद में
शामिल किया। इसमें विधान परिषद में शामिल, क्योंकि अब तक जो हमारा मंत्रिमंडल है, मंडलीय व्यवस्था लागू हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने विधान परिषद में इन 3 लोगों को जोड़ा। और इस कानून के तहत जो हमारी बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वो किसके अधीन आ गई थी? बंगाल के। स्पष्ट रूप से बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था वही इनको क्या करता था? नियंत्रित करता था, और जो भी चीजें होती थी वो उसी की मर्जी के मुताबिक होती थी। लेकिन यहाँ पर 1861 में बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को क्या कर दिया गया? स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र कर दिया गया, और उन्हें विधायी शक्तियां प्रदान की गई। आपने पीछे पढ़ा था ना कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर लिया गया था? इस पहले जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था, लेकिन फिर इसके बाद दूसरे एक्ट में कहा गया कि ऐसा करिए, इसको स्पष्ट रूप से करिए, अब स्वतंत्र नहीं, अब क्या कर दिए गए? 61 में स्वतंत्र कर दिए गए और इन्हें विधायी शक्ति प्रदान कर दी गई। इसके बाद बंगाल इसके बाद बंगाल बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र यानी आज का, और जो उत्तराखंड वाला मामला था यानी आज का उत्तर प्रदेश, और आया पंजाब। इन 3 जगहों पर विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का गठन किया गया। बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में 1866, और इस पर 1897 में जो है विधान परिषद का गठन किया। अब हम और देखते हैं कितना हुआ। इसके बाद इसमें जो है वायसराय को परिषद के संचालन के लिए, यानी कि जो वायसराय की काउंसिल थी, परिषद को चलाने के लिए, बेहतर ढंग से चलाने के लिए उन्होंने कहा कि उनके अधिक कानून बनाने की, अधिक नियम या कानून तथा नियम या आदेश बनाने की शक्ति दी गई। ठीक है, यानी अब वायसराय परिषद को और ढंग से चलाने के लिए उनको दे दिया गया कि आपको अधिक नियम या आदेश बनाने की अनुमति दी जाती है। और इसी अनुमति के तहत आपने सुना होगा कि जो कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो प्रणाली का आरंभ किया। ठीक है, आरंभ किया। इस पोर्टफोलियो, जिसे आप सम विभागीय प्रणाली भी कहते हैं, समविभागीय प्रणाली भी कहा जाता है। इस समविभागीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? तो इस समविभागीय प्रणाली का मतलब होता है कि जो वायसराय
की परिषद है, वायसराय की जो परिषद है, उस परिषद का एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक सदस्य को, जो उसके परिषद के सदस्य की मैं बात कर रहा हूँ, किसके, वायसराय की परिषद की बात कर रहा हूँ, कि एक या एक से अधिक सदस्य सरकारी सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकेगा, बनाया जा सकेगा। और उस विभाग का अंतिम आदेश, यानी कोई भी काम होगा और वो कौन तय करेगा कि ये सही है कि गलत, तो उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग का अगर कोई अंतिम आदेश होगा तो वही प्रभारी, जो हमारे वायसराय की परिषद का सदस्य था, एक या एक से अधिक सदस्य, सरकारी विभाग का प्रभारी जो बना है, उसी व्यक्ति का अंतिम आदेश पारित करेगा, वही अंतिम आदेश पारित करेगा, और उसी का जो है, जो बात कहेगा वही अंतिम होगा। समझ गए ना, तो वही अंतिम आदेश पारित करेगा। और वो अंतिम आदेश किसकी तरफ से पारित करेगा, तो वायसराय की परिषद परिषद की तरफ से वह अंतिम आदेश पारित करेगा, जो वो सदस्य सरकारी विभाग का प्रभारी होगा। इसमें और एक वायसराय को लेकर के ही कहा गया, वायसराय को एक और शक्ति यहाँ पर मिली, और वायसराय को ये शक्ति मिली कि अगर आपातकाल के दौरान के समय, पहले वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता था, लेकिन कह रहे हैं कि अब जो है आपातकाल के समय वह परिषद के बिना सहमति के, आपातकाल के समय परिषद, यानी परिषद मतलब काउंसिल, किसकी, काउंसिल के बिना सहमति वह क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और वह अध्यादेश मैक्सिमम 6 माह, यानी 6 मंथ के लिए, यानी 6 माह के लिए होगा। उसकी मैक्सिमम अवधि कितनी होगी, 6 माह बाद वो स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उसमें ये सारे प्रावधान थे। इसके बाद 1861 के बाद भारत परिषद अधिनियम 1862 आता है। क्या आता है, 1862 का भारत परिषद अधिनियम, क्या आता है, भारत परिषद अधिनियम। और इस 1862 का भारत परिषद अधिनियम के तहत इस पर क्या हुआ, तो इसमें क्या आई, संसदीय शासन संसदीय शासन प्रणाली का आरंभ हुआ, और इस 1862 के तहत या 62 के अनुसार ये कहा गया कि जो हमारे केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषद हैं, परिषद में गैर सरकारी गैर सरकारी जो गैर सरकारी लोग, यानी कह दें भारतीय,
की संख्या क्या कर दी गई, संख्या बढ़ाई। 1862 के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी यानी भारतीयों की संख्या क्या कर दी गई, बढ़ाई गई। लेकिन लेकिन इतनी नहीं, लेकिन जो हमारे सरकारी लोग थे, सरकारी यानी इसमें हम कह सकते हैं ब्रिटिश के पास बहुमत था। यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी जो सरकारी हैं यानी कि ब्रिटिश के पास अभी भी बहुमत है या सरकारी उनके पास है। कि प्रांतीय, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद, यहाँ पे क्या लिख लीजिए, विधान परिषद। तो विधान परिषद में गैर सरकारी यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी बहुमत किनके पास था, सरकारी सदस्यों के पास बहुमत था। और इस कानून के तहत यानी इस अधिनियम के तहत जो हमारी विधान परिषद थी, उस विधान परिषद के कार्यों या कार्यों में वृद्धि की गई। जैसे अब भारतीयों को बजट में बहस करने का अधिकार मिला। इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, ये प्रश्न पूछने का अधिकार, और उसका जवाब कार्यपालिका देगी, और जो हमारी वो कार्यपालिका है जवाब भी देगी। लेकिन इन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। और इस कानून के तहत एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि यहीं से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। समझ गए कि संसदीय शासन प्रणाली आरंभ जिसमें विधान तथा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन सरकारी ब्रिटिश में बहुमत अभी भी था या सदस्यों में, या विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। भारतीयों को क्या किया गया, बजट में जो है बहस करने का अधिकार मिला, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, उसके बदले कार्यपालिका उनका जवाब भी देगी, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछने का मिला। और यहाँ से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या होती है, शुरुआत होती है। और इसके बाद हमारा आता है 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं। 1800 नहीं बल्कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो अधिनियम से जानते हैं। अच्छा, इसे मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा गया, क्योंकि जो मार्ले जी थे ये हमारे क्या थे, भारत के राज्य सचिव थे। कौन थे ये, भारत के राज्य सचिव थे। उस समय 1909 की बात कर रहा हूं। तो इस समय जो है मार्ले राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे ये हमारे क्या थे, वायसराय थे, भारत के वायसराय। इसीलिए इसे मार्ले मिंटो
अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इस पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसमें है कि जो हमारा अभी मैंने जो 1892 वाला हमने देखा, तो उसमें क्या था, 1892 में हमने देखा कि पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे, लेकिन इस पर अब पूरक प्रश्न क्या हुए, पूछने को मिला, पूछने की आजादी आजादी मिली। और मुस्लिमों को सांप्रदायिक सांप्रदायिक है प्रदायिक प्रतिनिधित्व मिला। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि अब मुस्लिम का जो निर्वाचन है, यानी मुस्लिम सदस्य का निर्वाचन अब मुस्लिम मतदाता करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। जो मुस्लिम मतदाता होंगे वही अब मुस्लिम सदस्य का निर्वाचन करेंगे या वोट दे करके उसे जिताएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आया। और इसके जनक किन्हें माना जाता है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जनक मिंटो को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? मिंटो को। और इसमें जो हमारे विश्वविद्यालय थे, विश्वविद्यालयों तथा जमींदारों को अलग से प्रतिनिधित्व या जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। विश्वविद्यालय तथा जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। ये हमारा 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 1919 का भारत परिषद अधिनियम आता है। क्या आता है? भारत परिषद अधिनियम। अधिनियम 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के आने के पहले 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश ने पहली बार यह घोषणा किया कि उसका उद्देश्य भारत में एक स्थायी सरकार बनाने का काम, मतलब हम एक स्थायी सरकार या उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर रहे हैं। और इसीलिए 1919 का कानून बनाया गया या अधिनियम बनाया गया, जिसे 1921 में लागू किया। यानी कि 20 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं, और उसी स्थापना के तहत के लिए हमने 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम बनाया है, वो वही काम करेगा। यानी कि जो एक उत्तरदायी सरकार के लिए करना चाहिए। और उसी के तहत उन्होंने 1919 का भारत परिषद अधिनियम बनाया, जिसे 1921 में लागू किया गया। और इस अधिनियम को 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसे किस नाम से जाना गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। इस अधिनियम को, जिसका नाम क्या था, मॉन्टेग्यू, वो भारत परिषद अधिनियम 1919, उसी को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यानी मॉन्टेग्यू, ये जो है भारत के राज्य सचिव थे, और ये कौन थे, उसी समय भारत के वायसराय थे। समझ में आ गया क्यों इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया? क्योंकि उस समय जो हमारे भारत पर जो सचिव के पद पर थे वो मॉन्टेग्यू थे, और चेम्सफोर्ड उसी समय जो है वायसराय के पद पर थे। अब जो 1858 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी। कब? 1858, यानी कि ताज के ही शासन की बात कर रहे हैं। उसके बाद जब वहां पर द्वैध शासन की समाप्ति होती है, अब 1919 में फिर आपको द्वैध शासन, द्वैध शासन, या इसी को हम दोहरी व्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ से आपको फिर से उसी की शुरुआत की झलक दिखेगी, क्योंकि अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है, और यह जो है दोहरी व्यवस्था के तहत उनके कार्यों को दो भागों में बांट देता है। दो कार्य कौन से थे? एक थे कार्य का नाम था हस्तांतरित, और दूसरे का नाम था आरक्षित। ये दो क्षेत्र है। जो आरक्षित था वो संघ का मामला था, और जो हस्तांतरित था यह राज्य का मामला था। इसके अंतर्गत जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज व्यवस्था, ये विषय आते थे। और इसके अंतर्गत क्या आता था? रक्षा, संचार और विदेश मामले। ये किसके पास था? संघ के पास था। लेकिन जो हस्तांतरित और आरक्षित थी, इन दोनों पर वायसराय या गवर्नर काम करते थे, ये इनके नियंत्रण में ही ये काम करती थी। लेकिन जब हस्तांतरित की बात करते थे तो इस पर, यानी इस पर जो कार्यशैली हुआ करती थी वो कैसे करते थे, गवर्नर या वायसराय कैसे करते थे? तो ऐसे मंत्रियों की सहायता लेते थे, ऐसे मंत्रियों की सहायता से काम करते थे जो विधान परिषद, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ऐसे मंत्री थे जो विधान परिषद के उत्तरदायी थे, उन्हीं से जो है मिल करके हस्तांतरित यानी कि राज्य पर शासन हुआ करता था। लेकिन अगर आरक्षित की बात करें तो यहाँ पर जो गवर्नर था, या गवर्नर का पद तो खत्म, गवर्नर नाम तो खत्म ही हो गया था, लेकिन क्या चल रहा था? वायसराय। तो यहाँ पर जो वायसराय काम कर रहा था वो किसके? तो यहाँ पर कार्यपालिका, कार्यपालिका की मदद से वो यहाँ काम करता था। और ये जो कार्यपालिका थी वो हमारी विधानसभा के, ओ सॉरी, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इस प्रकार से हमें जो 1858 में द्वैध शासन समाप्त होता है, अब यहाँ से द्वैध शासन फिर से शुरू हो जाता है, और किस रूप में? हस्तांतरित और आरक्षित रूप में आरंभ किया जाता है। और इसी के तहत यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही यहाँ पर सबसे पहले, यानी पहली बार संसदीय शासन की व्यवस्था की गई। शासन प्रणाली का आरंभ हुआ, प्रणाली का तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन का। ये दो चीजें, प्रत्यक्ष निर्वाचन। अभी तक क्या अप्रत्यक्ष था, अब यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था।
यानी पहली बार संसदीय शासन प्रणाली का तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन का व्यवस्था की गई। अब जो संसदीय शासन प्रणाली मतलब इस पर लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हो गए और ये दोनों सदनों पर जो सदस्य आएंगे वो अब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के आएंगे, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के आएंगे। ये जो है क्या कहा, हमारी संविधान के विकास में जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम था। और इसी के तहत 1926 में, कब 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसे हम ली आयोग के नाम से भी जानते हैं 1926 में। और इसी कानून के तहत प्रथम बार महिलाओं को निर्वाचन में भाग लेने का मौका मिला, भाग लेने का अधिकार मिला। और पहली बार इसमें पहली बार क्या किया गया, पहली बार जो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, राज्य बजट से अलग हो गया। यानी अभी तक क्या, जो राज्य का बजट होता था उस पर भी केंद्र ही तय करता था कि कैसा बजट होगा, लेकिन जो अब राज्य को बजट मिला है अब उस पर राज्य खुद जो है निर्णय लेगा कि उसको कैसा बजट तैयार करना है। इस प्रकार से केंद्रीय बजट और राज्य बजट दोनों अलग हो गए। तब 1919 के ये भारत परिषद अधिनियम के तहत ऐसा ये पहली बार हुआ। और यहाँ पर आपने सुना होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद भी यहीं से क्या होता है, शुरू होता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है कुछ क्या देखे, अधिनियम देखे। लेकिन अभी भी इसके आगे हम देखेंगे भी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तो अभी हम 1919 है, 1919 के बाद 1935 और 1947 ये 2 अधिनियम बचे हुए हैं। लेकिन इन 1935 के पहले अभी हम देखेंगे साइमन कमीशन और सांप्रदायिक अवार्ड, और उसके बाद देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।